फ्रीडम फाइटर गोपाल कृष्ण गोखले, जो एक सोशल रिफॉर्मर थे और महात्मा गांधी के पॉलिटिकल गुरु थे, उन्होंने कहा था व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो। जब ये बात बोली गई थी तब बंगाल आर्ट, साइंस, फिल्म मेकिंग, पोएट्री, फिलोसफी, सोशल रिफॉर्म्स, हर चीज में पाइनियर होता था। जो बंगाल से शुरुआत होती थी वही धीरे धीरे देश में आगे बढ़ती थी और समाज में चेंज आता था। राजा राम मोहन रॉय से लेकर स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सत्यजीत रे, ना जाने कितनी ऐसी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज थी, इंटेलेक्चुअल्स थे, जिन्होंने अलग अलग फील्ड में अपना कंट्रीब्यूशन किया। इनफैक्ट आपको जानकर हैरानी होगी कि 1911 तक देश की कैपिटल दिल्ली ना होके कलकत्ता थी। इनफैक्ट 1931 में लॉर्ड एरविन ने ऑफिशियली न्यू दिल्ली को इंडिया की कैपिटल के रूप में इनॉग्रेट किया था। इनफैक्ट बंगाल की टेक्सटाइल इंडस्ट्री का तो पूरे यूरोप में बोलबाला था और पूरे एशिया में 50% टेक्सटाइल्स अकेले बंगाल से बनता था। वहीं रॉ सिल्क में तो ये नंबर 80% होता था। उस वक्त ढाका का मसलिन और मालदा और मुर्शिदाबाद का मलमल पूरी दुनिया में सबसे बड़े ब्रांड्स में से एक थे। और ये बात सिर्फ ब्रिटिश इंडिया की नहीं है। इनफैक्ट मालदा की सिल्क इंडस्ट्री की चर्चा कौटिल्य ने अपनी किताब अर्थशास्त्र में की हुई है। फ्रेंच ट्रैवलर फ्रैंकोइस बर्नियर से लेकर इंग्लिश जर्नलिस्ट विलियम डिग्बी ने बंगाल को उस वक्त इजिप्ट और ब्रिटेन से भी ज्यादा अमीर बताया है। लेकिन आज ये स्टेट अंधकारों के गर्त में डूब चुका है। अगर डेट टू जीडीपी रेशियो की बात की जाए तो बंगाल टॉप 5 स्टेट्स में से एक है। देश में सबसे ज्यादा भिखारी वो वेस्ट बंगाल में पाए जाते हैं। चाइल्ड मैरिजेस के मामले में वेस्ट बंगाल पूरे देश में सेकंड पोजीशन पे आता है और सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी एजुकेशन के मामले में तो वेस्ट बंगाल सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट है। अब बंगाल का ये अर्श से फर्श तक का सफर आखिर हुआ कैसे? इतना मेजर पावर आज इतनी बुरी तरीके से डिक्लाइन कैसे किया? ये जानने के लिए बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। 1700s में बंगाल इतना प्रॉस्परस था कि यूरोपियन ईस्ट इंडिया कंपनी सीधे बंगाल में आती है बिजनेस और ट्रेड करने के लिए। इनफैक्ट 1757 में बैटल ऑफ प्लासी और 1764 में बैटल ऑफ बक्सर इसलिए लड़ा गया था ताकि अंग्रेज अपना पूरा साम्राज्य बंगाल पे स्थापित कर सके और फॉर्मली पूरा कंट्रोल बंगाल का उनके हाथ में आ जाए। और ब्रिटिश जो इंडिया में एक्सप्लॉयटेशन करते थे उसकी मेजर फाइनेंसिंग बंगाल से आती थी। अब इन दोनों बैटल्स के बाद बंगाल में हाई क्वालिटी सिल्क, इंडिगो और टेक्सटाइल इंडस्ट्री ब्रिटिश के कब्जे में आ गई और इन सभी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को यूरोप के अलग अलग ट्रेड सेंटर्स में एक्सपोर्ट करके ब्रिटेन एक बहुत बड़े ह्यूज प्रॉफिट पे बैठा हुआ था। इनफैक्ट बंगाल का हाई क्वालिटी कॉटन ब्रिटेन में कौड़ियों के दाम भेजा जाता था और वहां की फैक्ट्रीज में फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बन के जब इंडिया आते थे तो बंगाल के सबसे अमीर लोग इनकी टारगेट ऑडियंस होते थे, जहां पे ये फिनिश्ड प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बेचे जाते थे। अब ऐसे में एक तरफ रॉ मटेरियल्स का एक्सप्लॉयटेशन तो धड़ल्ले से हो रहा था, लेकिन जो लोकल इंडस्ट्रीज थी वो सब की सब बंद होनी शुरू हो गई और बंगाल जो इकोनॉमिक सुपर पावर था वो धीरे धीरे बर्बादी के रास्ते पे चलने लगा। लेकिन इस एक्सप्लॉयटेशन को सिस्टमैटिक तरीके से प्लान करा हमारी कहानी के सबसे बड़े विलन लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में ब्रिटिश परमानेंट सेटलमेंट एक्ट लागू किया। अब उस वक्त बंगाल में मेजॉरिटी में टैक्स देने वाले लोकल फार्मर्स थे, लेकिन उनका एग्रीकल्चरल आउटपुट डिपेंड करता था उस वक्त कैसी बारिश हो रही है, क्योंकि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा अच्छा नहीं था। ऐसे में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने डिसाइड किया कि हर साल किसानों को एक फिक्स्ड टैक्स देना पड़ेगा और इन टैक्सेस को कलेक्ट करने के लिए लोकल लेवल पे जमींदारों को अपॉइंट किया गया। अब अंग्रेजों ने एक फिक्स टैक्स तो लगा दिया, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई इंप्रूवमेंट नहीं किया, इरिगेशन की फैसिलिटीज नहीं बनाई, कैनाल्स का कोई प्रोविजन नहीं किया। अब जिस साल फसल अच्छी होती थी तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, किसान टैक्स दे देते थे, लेकिन जिस साल सूखा पड़ता था, बारिश नहीं होती थी, फसल का आउटपुट कम निकलता था, अब उस वक्त टैक्स देने के लिए किसान के पास पैसे नहीं होते थे। आप सोचिए आपके ऊपर सरकार इतना टैक्स लगा दे कि आपको पड़ोस में जाकर किसी बैंक से लोन लेना पड़े सरकार को टैक्स देने के लिए। कुछ ऐसी ही स्थिति उस वक्त हमारे किसानों की थी, लेकिन उस वक्त बैंक्स जैसा कोई प्रॉपर फाइनेंशियल क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस नहीं होते थे। तो ऐसे में लोन कौन देता था? वो जमींदार देते थे और उस लोन के बदले वो एक बहुत हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी मोटा ब्याज कंडीशन के रूप में रखते थे। अब बेचारे किसान की टैक्स देते देते कमर टूट जाती थी और उसके अलावा
अलावा जब टैक्स के लिए वो लोन लेता था तो लोन प्लस उसका ब्याज देने में उसकी पूरी जमीन गिरवी हो जाती थी और एक स्टेज आती थी जब उसे अपनी जमीन बेचनी पड़ती थी। और इस तरीके से जमींदारों ने ढेर सारी जमीनें हड़प ली और वो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स बन गए। वहीं एक ऐसा तबका पैदा हो गया इंडिया में जो कि लैंडलेस फार्मर्स हो गए। अब यही किसान जो किसी समय में अपनी जमीन का आधिपत्य रखते थे वो अब इन जमींदारों के लिए और ये नए नए लैंडलॉर्ड्स के लिए मजदूर बन गए। अब जमींदारों की तो पांचों उंगली घी में थी, अंग्रेजों से भी उन्हें पूरा सपोर्ट मिलता था, टैक्सेस के रूप में किसानों का खूब एक्सप्लॉयटेशन होता था, प्लस कि जब किसान टैक्स नहीं दे पाता था तो उसकी जमीन हड़प लेते थे और इसके अलावा बोनस था कि लोन के साथ साथ उस पर अच्छा खासा मोटा ब्याज भी कमाते थे। तो ये जो नेक्सस डेवलप हुआ अंग्रेजों और जमींदारों के बीच में, इसने बंगाल की इकोनॉमी में किसानों को बर्बाद कर दिया और पूरे एग्रीकल्चर सेक्टर को तबाह करके रख दिया। अब अगला रीजन आता है फेमीन का, यानी भुखमरी और अकाल। बंगाल में पहला सबसे मेजर फेमीन पड़ता है 1770 में। इसके 2 साल पहले 1768 में 2 बड़े मेजर इंसिडेंट होते हैं। पहला कि यहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे स्मॉल पॉक्स एपिडेमिक फैलता है, इसमें 1 करोड़ बंगाली मारे जाते हैं। और दूसरा यहाँ पे बारिश नहीं होती है तो सूखे की वजह से बहुत बड़े लेवल पे किसानों की फसल का नुकसान होता है। लेकिन अंग्रेजों ने जो फिक्स टैक्स 30% का बना के रखा था वो उससे पीछे नहीं हटे। 1969 में भी ये सूखा कंटिन्यू रहता है और 1769 से 73 तक का जो टाइम पीरियड था 5 साल का, उसने पूरे बंगाल के फ्यूचर को अंधेरे की तरफ धकेल दिया। एक तरफ लोगों के पास खाने के लिए अनाज नहीं था, दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी जो चावल हो रहे थे उसको देश के अलग अलग कोनों में अपनी आर्मी को पहुंचा रही थी ताकि आर्मी उनके लिए लड़ाई कर सके और जो बचे एम्पायर्स हैं उन्हें हराकर ईस्ट इंडिया कंपनी का वर्चस्व देश में बढ़ा सके। जिस फेमीन के बारे में मैंने चर्चा करी उसमें 3 करोड़ में से 1 करोड़ लोग तो मर गए, यानी 1/3 पॉपुलेशन तो खत्म हो गई। बचे 2 करोड़ लोगों में भी 1/3 पॉपुलेशन सिर्फ एग्रीकल्चर में बची और बाकी सब ने इस रीजन में जहां इतनी भीषण भुखमरी थी छोड़कर देश के अलग अलग कोनों में माइग्रेट करना शुरू कर दिया। और बंगाल में सेकंड मेजर फेमीन आता है 1943 में, आजादी के कुछ सालों पहले, जिसका जिक्र एनसीईआरटी किताबों में और मेजर हिस्टोरियंस ने मुश्किल से 2-3 लाइनों में किया हुआ है, जबकि इसका इम्पैक्ट कितना भयावह था वो मैं अभी आपको समझाता हूँ। IIT गांधीनगर ने इस फेमीन पे रिसर्च करी और पाया कि 30 लाख बंगाली फेमीन में मारे गए थे। और उस वक्त विंस्टन चर्चिल यूके का प्राइम मिनिस्टर था, लेकिन उसने बजाय यहाँ पे राइस पहुंचाने के वर्ल्ड वॉर 2 में अपने एनर्जी रिसोर्सेज और राइस बैग्स को पहुंचाया ताकि ब्रिटेन की आर्मी वर्ल्ड वॉर 2 में उनके लिए लड़ाई लड़ सके। एक तरफ हम हिटलर को इतना बड़ा डेविल कहते हैं जिसने 50 लाख ज्यूज की हत्या कर दी, तो आखिर इतिहास में विंस्टन चर्चिल का नाम हत्यारों में क्यों नहीं आता है जिसने 30 लाख बंगालीज मारे गए। एक्चुअली वर्ल्ड वॉर 2 शुरू होने से पहले ब्रिटेन इंक्लूडिंग ब्रिटिश इंडिया ने अपना काफी एक्सपेंडिचर मिलिट्री पे शुरू कर दिया। ऐसे में एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने के लिए ना कोई सब्सिडीज दी गई, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट किया गया। महंगाई इतनी बढ़ गई कि चावल के दाम 300% से बढ़ गए, लेकिन इस बढ़ते इन्फ्लेशन के साथ लोगों के वेजेस और उनकी सैलरी नहीं बढ़ाई गई। प्लस जो बिजनेसमैन थे उनके टैक्सेस को बढ़ा दिया गया, यानी अगर किसी व्यापारी का भी प्रॉफिट बढ़ रहा है तो उस पर टैक्सेशन ज्यादा करके ब्रिटेन उतना पैसा खींच लेता था। जहां एक तरफ ब्रिटिश इंडियन आर्मी को हर दिन 1500 टन चावल पहुंचाया जाता था, वहीं दूसरी तरफ बंगाल में हालत इतनी खराब थी कि लोगों को 3 दिन में एक बार भी खाना मिलना मुश्किल पड़ता था और भुखमरी की वजह से लोगों के शरीर प्रैक्टिकली एक नर कंकाल जैसे हो गए थे। अब तीसरा रीजन आता है बंगाल के पार्टीशन का। एक्चुअली मैं इंडिपेंडेंस के टाइम के पार्टीशन की बात नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा इतिहास में और पीछे चलते हैं। 1874 में बंगाल का एक हिस्सा हटाकर उसे आसाम का नाम दिया गया और 1912 में बंगाल से बिहार और उड़ीसा को अलग किया गया। अब 1874 के पार्टीशन का नतीजा ये हुआ कि बंगाल में जो एक बहुत बड़ी टी फार्मिंग इंडस्ट्री ग्रो कर रही थी वो बंगाल के हाथ से निकल गई। इनफैक्ट इंडिया में चाय को पॉपुलर अंग्रेजों ने किया था और इस वजह से उनका स्पेशल इंटरेस्ट था कि आसाम की टी इंडस्ट्री काफी ग्रो करे और फ्लरिश करे। और अब बात करते हैं बंगाल के तीसरे पार्टीशन की जो 1947 में हुआ था। यहाँ पे ईस्ट पाकिस्तान जो अब बांग्लादेश है उसको 75% जूट फील्ड्स मिल गए, लेकिन जो जूट मिल्स थी वो कोलकाता और हुगली के आसपास बनी हुई थी। अब जो रॉ मटेरियल था वो तो ईस्ट पाकिस्तान में रह गया, लेकिन जो मिल्स थी वो इंडिया में छूट गई। अब पाकिस्तान ने ऐसे में एक बहुत ही गंदी चाल चली, उन्होंने अपने रॉ मटेरियल जूट पे इतना ज्यादा टैक्स लगा दिया कि मिल्स के लिए इतनी ज्यादा हायर कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल एकदम अनवाइबल हो गई उनके प्रोडक्ट्स के लिए। और इसी के साथ कलकत्ता और 24 परगना का एरिया बन गया ग्रेवयार्ड ऑफ
ऑफ जूट मिल्स, यानी कि सारी की सारी मिल बंद हो गई। इसके अलावा इस पार्टीशन ने एक बहुत मेजर रेफ्यूजी क्राइसिस को जन्म दिया। 1961 के सेंसस के हिसाब से 30 लाख लोग ईस्ट पाकिस्तान से बंगाल आए थे और इसके अलावा धड़ल्ले से इलीगल इमिग्रेशन चल रहा था। अब इन रेफ्यूजीज ने आके वहां के लोकल रिसोर्सेज में अपना कब्जा करना शुरू कर दिया और इस माइग्रेशन और इलीगल इमिग्रेशन की वजह से बंगाल की इकोनॉमी में जो लिमिटेड रिसोर्सेज भी बचे थे उसमें एक हैवी कंपटीशन हो गया। अब चलिए, अंग्रेजों की पॉलिटिक्स और बंगाल के पार्टीशन पे तो बहुत बात हो गई, लेकिन सवाल उठता है कि पॉलिटिशियंस ने ऐसा क्या किया कि बंगाल की इकोनॉमी को वापस से रिवाइव करने की कोशिश करते हैं। अब एक्चुअली सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती तो बंगाल की जूट इंडस्ट्री को और यहाँ की जूट एग्रीकल्चर को काफी सपोर्ट दे सकती थी, लेकिन सेंटर के रिसोर्सेज जा रहे थे रेफ्यूजी क्राइसिस को डील करने में। तो किस तरीके से यहाँ पे रेफ्यूजी और इलीगल इमिग्रेंट्स देश की इकोनॉमी को खाए जा रहे थे और बंगाल को खोखला कर रहे थे, वो अब आपको कुछ क्लियर हो रहा होगा। चुनाव जीतने के लिए गंदी राजनीति की गई। जो इनकम टैक्स 20% के स्टैंडर्ड रेट पे कलेक्ट किया जाता था उसको बंगाल में कम करके 12% कर दिया। वही बॉम्बे प्रेसिडेंसी में 20% जो इनकम टैक्स लिया जाता था उसे बढ़ा के 21% कर दिया। तो एक तरफ आप जो रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे हैं उसको कम करते जा रहे हैं और दूसरी तरफ जो रेवेन्यू कलेक्ट भी हो रहा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रख के उसे देश के दूसरे स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। ऐसे में उस वक्त वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर बिधन चंद्र रॉय, जो एक्चुअली कांग्रेस से जुड़े थे, उन्होंने नेहरू जी को एक लेटर लिखा और एक फॉर्मल प्रोटेस्ट रजिस्टर किया। अब जहां एक तरफ सिचुएशन खराब हो रही थी, वहीं 1952 में फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी लाई गई। इस पॉलिसी के तहत आप देश में कहीं पे भी फैक्ट्री लगाओ, जो रॉ मटेरियल्स और मिनरल्स को एक्सपोर्ट करने की कॉस्ट होगी उसे गवर्नमेंट सब्सिडाइज करेगी। तो ऐसे में बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए मिनरल रिच एरियाज में फैक्ट्री लगाने के लिए कोई इंसेंटिव नहीं बचा। तो फैक्ट्रीज लगाई जाने लगी कोस्टल एरियाज जैसे कि गुजरात और महाराष्ट्र, क्योंकि अब रॉ मटेरियल के ट्रांसपोर्टेशन में तो सरकार सारी सब्सिडी दे रही थी, तो क्यों ना ऐसी जगह पे फैक्ट्री लगाई जाए, इंडस्ट्रीज लगाई जाए जहां पे फिनिश्ड प्रोडक्ट बने और तुरंत इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट करने के लिए रेडी हो जाए। और ये पॉलिसी 1993 तक बनी रही। इतने सालों में बंगाल, बिहार जैसे मिनरल रिच स्टेट्स का कितना नुकसान हुआ उस पर कभी सरकार ने कोई आंकड़े तो जारी नहीं किए, लेकिन इन स्टेट्स की जीडीपी ग्रोथ के नंबर्स आपको क्लियरली बता देंगे कि इस पॉलिसी ने किस तरीके से सिस्टमैटिकली बंगाल जैसे स्टेट को बर्बाद किया। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की रिपोर्ट के हिसाब से 1951 में वेस्ट बंगाल में टोटल 1493 फैक्ट्रीज थी, लेकिन 1952 में फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी आने के बाद सिर्फ एक साल 1956 से लेके 57 के बीच में जहां महाराष्ट्र में 2741 फैक्ट्री सेटअप करने के लाइसेंस की परमिशन मांगी गई, वहीं ये आंकड़ा वेस्ट बंगाल के लिए सिर्फ 1649 था। जहां 1947 में वेस्ट बंगाल ग्रॉस इंडस्ट्रियल आउटपुट का 27% कंट्रीब्यूट करता था, यानी एक चौथाई से भी ज्यादा। ये शेयर 1960-61 तक गिरकर 17% हो चुका था। पर कैपिटा इनकम के हिसाब से बंगाल सबसे बेहतरीन स्टेट था, यानी नंबर 1 पे। उसकी पोजीशन स्लिप करके 1966 तक 8th नंबर पे आ गई। अब इन सब पॉलिसी डिजास्टर्स के बाद जरूरत थी एक ऐसी गवर्नमेंट के आने की जो इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दे, लेकिन यहाँ पे बंगालीज ने एक बहुत मेजर ब्लंडर किया जब 1977 में कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता में ला दिया। और कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ने बजाय इंडस्ट्रीज को बूस्ट करने के ट्रेड यूनियंस को स्ट्रेंथन किया और नतीजा ये हुआ कि बड़े बड़े उद्योगपति बंगाल में अपनी फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज सेटअप करने से भागना शुरू हो गए। तो जहां सेंट्रल गवर्नमेंट आपके अगेंस्ट में हॉस्टाइल पॉलिसीज ला रही थी, वहीं अब स्टेट गवर्नमेंट ने भी ऐसी पॉलिसीज अपनानी शुरू कर दी जिससे कि बिजनेसमैन और दूर भागने लगे और बंगाल में सारा इन्वेस्टमेंट कल्चर खत्म हो गया। लेबर स्ट्राइक्स, लॉकडाउन इतने कॉमन हो गए कि जो इंडस्ट्रीज अब ऑपरेट भी कर रही थी उनमें भी ताले लगने शुरू हो गए। इनफैक्ट 1991 में जब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन जैसे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंडिया में आए, लेकिन जहां 1991 में ये ट्रेड और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने में बाकी स्टेट्स लगे हुए थे, वहीं पे वेस्ट बंगाल की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ने इसका और विरोध किया और एज अ रिजल्ट जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट आते थे वो दूसरे स्टेट्स में तो फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज लगाते थे, लेकिन बंगाल से दूर भागते थे। इनफैक्ट ये इन्वेस्टमेंट कल्चर इतना बर्बाद हो गया था कि 2008 में रतन टाटा को जब सिंगूर में फैक्ट्री लगाने की परमिशन भी दी गई, तो उस वक्त ऑपोजिशन में बैठी ममता बनर्जी ने इसको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा। एक साल के अंदर रतन टाटा ने टाटा नैनो की फैक्ट्री को वाइंड अप किया और
गुजरात ने इस अपॉर्चुनिटी को तुरंत ग्रैब किया और रतन टाटा को टाटा नैनो बनाने के लिए सानंद में तुरंत लैंड का अलॉटमेंट किया गया। और एक्चुअली इस घटना से ममता बनर्जी को काफी पॉलिटिकल फायदा भी हुआ। 2011 में वो बंगाल की चीफ मिनिस्टर बन गई और अभी भी वो वेस्ट बंगाल की अनडिस्प्यूटेड क्वीन है। उन्हें फिलहाल कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी हरा नहीं पाई है। ममता बनर्जी का एज अ चीफ मिनिस्टर ये तीसरा टर्म चल रहा है, लेकिन बंगाल में इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई भी न्यूज आपको कभी सुनने को नहीं मिलेगी। इनफैक्ट कम्युनल वायलेंस के इंसिडेंट्स इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि एक आरटीआई की क्वेरी के रिस्पॉन्स में पता चला कि जनवरी 2021 से लेकर जून 2022 के यानी 1.5 साल के टाइम गैप में 65 जगह पे मेजर दंगे हुए हैं। ममता बनर्जी पे एक सैटारिकल मूवी बनाई गई जिसे स्टेट में बैन कर दिया गया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट पे 20 लाख का फाइन लगाया। अलग अलग मिनिस्टर्स मुकुल रॉय से लेकर पार्था चटर्जी का नाम करप्शन और स्कैंडल्स में फंसा हुआ है। इनफैक्ट नीति आयोग की सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अर्बन इंडेक्स के हिसाब से कोलकाता पूरे देश में एक डिसेंट लिविंग और जॉब प्रोवाइड कराने के मामले में सबसे वर्स्ट सिटी है। अब अपने पास्ट ग्लोरी में जीकर बंगाल कितने दिन तक सरवाइव कर पाएगा, जहां एक तरफ देश में अलग अलग स्टेट्स में होड़ मची हुई है इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करने की, जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने की, वहीं पे बंगाली पॉलिटिक्स आज भी कम्युनिज्म के फेवर में चलती है, जहां इन्वेस्टमेंट पे कोई जोर नहीं है, करप्शन और स्कैंडल्स में सरकार के अलग अलग मिनिस्टर्स फंसे हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो बंगाल किसी समय में सोने की चिड़िया था, आज वो एक ग्रेवयार्ड ऑफ इंडस्ट्रीज बन गया है। लोग यहाँ से माइग्रेट कर रहे हैं, दूसरे स्टेट्स में जा रहे हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए। और ऐसे में ममता बनर्जी ने इंडिया अलायंस के साथ अलाइनमेंट किया है कि वो 2024 के इलेक्शन में मोदी गवर्नमेंट को हरा सके। अब इंडिया अलायंस का क्या मास्टर प्लान है और वो किस तरीके से मोदी गवर्नमेंट को 2024 में हराएंगे, इस पे मैंने एक अलग वीडियो बनाया हुआ है, यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं।